हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल एंड डीबीएमएस की इस सीरीज़ में हम 9 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 10th वीडियो जिसमें हम एसक्यूएल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट एंड एसक्यूएल में जो एलाइसिस होती है राइट, जो एज कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके कुछ कोड भी देखेंगे राइट, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं एंड इसके रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट। बिफोर दैट गाइज मैं आपके 5 मिनट लेना चाह रहा हूँ। सो देखिए, हम हर कोई ना अभी कुछ फाइट कर रहा है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर अ जॉब राइट। अब तक हम स्टडीज़ में फ़ाइट कर रहे हैं एवरीवेयर राइट। अगर कोई अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फाइट हो रही है। सिमिलरली लाइक दैट, अगर आप ये जब अंग्रेज़ों का जब शासन था इंडिया पे, तो अराउंड 1800-1900 के टाइम पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के एक इंसान हमारे इंडिया में हुए एंड उनका नाम है ज्योतिबा फुले एंड उनके वाइफ सावित्रीबाई फुले। आई होप इनके बारे में अपने कहीं ना कहीं पे तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पे इनका नाम सुना होगा। बट इन्हीं के लाइफ पे अभी एक मूवी आई है राइट, फुले नाम की, विच इज़ करेंटली इन द थिएटर। आई विल रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू टू डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड जिसको भी लगता है कि हमारे ऊपर फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है राइट, तो उससे किस तरीके से फाइट करना है, किस आज जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम कितने प्रिविलेज्ड है राइट, कि ये चीज़ें हमें मिल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मूवी में भी दिखाया गया है और उस टाइम पे होता भी था, अगर कोई विधवा है तो उनको उनके बाल पूरे कटवाने पड़ते थे राइट, उनको फिर से मैरी करने का कोई ऑप्शन नहीं था। वेरएज अगर हम देखें तो मतलब मेल्स को ये सारे प्रिविलेजेस थे राइट। सिमिलरली जो फर्स्ट स्कूल हो गया, तो स्कूलिंग, और आज हम देखते हैं हमारे बच्चियाँ कितने आगे इंडिया में काम करते हैं राइट। वुमेंस इसरो में भी अगर हम देखेंगे तो कितने वुमेन साइंटिस्ट हैं। बट एक टाइम पे ये कुछ चीज़ें थी नहीं, ये प्रिविलेज इंडियन सोसाइटी में ही बेसिकली हमारे नहीं था। तो इस तरीके से जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले इन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, उनको वो कैसे एक महात्मा का उनको पदवी मिला, ये बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है। मैं स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूँगा टू ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन्स राइट। मराठी में जब ऐसे कुछ मूवीज़ आए थे, फॉर एग्जांपल बाईपन भारी देवा राइट, तो जिस भीड़ में हम जाते हैं ऐसे मूवीज़ देखने के लिए राइट, जैसे अगर कोई रोमांटिक मूवी है कुछ भी, दोस्तों इस तरीके के मूवीज़ को भी हमें देखना चाहिए, ऐसे अच्छे कंटेंट को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए राइट। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे इस मूवी में कि उस टाइम का जो थोड़ा ब्राह्मण समाज है या जो भी है, तो उनके अगेंस्ट मतलब उनकी कुछ धारणाएं थी जिसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते थे राइट। तो अगर आप अभी ये मूवी देखने जा रहे हो तो आई विल अगेन अर्ज यू कि ऐसे कोई भी किसी के लिए द्वेष मत लेके आना राइट। किसी भी सोसाइटी किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसे नहीं कि इन्होंने ये क्यों किया उन्होंने वो क्यों किया, जो होना था वो हो गया है राइट। बट उस टाइम पे एक व्यक्ति ने, एक कपल ने आके राइट, किस तरीके से एक अपने लाइफ को पूरा मिशन बना दिया कि समाज को वो और बेहतर दिशा में ले जा सके। जो प्रिविलेज उन्होंने और जो मेहनत उन्होंने उस टाइम करी थी उसका प्रिविलेज आज हमें मिल रहा है राइट। सो आई विल डेफिनेटली अर्ज यू, और अगर आप ये मूवी देख के आओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख देना। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो एटलीस्ट मेरे बोलने से तो भी कुछ लोगों ने एटलीस्ट ये मूवी देखी है राइट। सो that's it guys, and then like coming on to our regular topic and SQL को चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं राइट। तो आज हम पढ़ेंगे SQL सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के बारे में राइट। हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लास्ट टाइम पढ़ लिया था और हमने देखा था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट किस तरीके से हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटाबेस से फेच करने में हेल्प करता है। नाउ SQL डिस्टिंक्ट क्या करता है वो देखते हैं राइट। इट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट और द डिफरेंट वैल्यूज राइट। तो ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करके डिस्टिंक्ट वैल्यूज डेटाबेस से हमें लाके रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो और हम ये एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझेंगे। तो पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड है और ये कॉलम्स के नाम है जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू आप फेच करना चाहते हो। फ्रॉम अगेन एक कीवर्ड है और देन दिस इज द टेबल नेम राइट। Now, get all unique countries where customers are located, right? For example, अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका एक कस्टमर टेबल है जिसमें सारे कस्टमर्स का डेटा होगा आपके कंपनी के राइट, और हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो नॉर्थविंड डेटाबेस है राइट।
तो उसके अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं वो कौन से कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में आपके कोई नए मैनेजर आया है और मैनेजर आपको पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे हेल्प करना, हमारे जो जितने भी सेल्स के मतलब जहाँ जहाँ भी है हमारी कंपनी सेल्स करते हैं तो कौन से कंट्री में हमारा बिजनेस है, राइट। तो आप क्या करोगे, एक सिंपली जाके क्वेरी करोगे टेबल में, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से जब रन करोगे तो क्या होगा, सारे डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पे भी आपके कस्टमर्स लोकेटेड है उसके सारे के नाम आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि डिस्टिंक्ट सिटी एंड कंट्री, राइट, सिटी एंड कंट्री का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से रन कर सकते हो। तो चलिए ये प्रैक्टिकली जब हम रन करेंगे हम इसको और बेटर तरीके से प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, राइट। एंड बाय द वे गाइस, एज आई टेल ऑलवेज, ये जो नोटबुक मैं अभी रन कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने मेरे गिटहब पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ये चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये मेरा गिटहब है एंड इसके अंदर एसक्यूएल की रिपोजिटरी मैंने बनाया जिसके अंदर सारे प्रैक्टिकल, जैसे हमने लास्ट 9th एंड ये 10th। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ से जाके ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेना। आप यहाँ कोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड जिप यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इन सबको एक ही फोल्डर में रखना, राइट। रन करते टाइम इसको एक ही फोल्डर में रखना सो दैट ये यहीं से सीधा आप फिर ओपन करके इनको रन कर सकोगे इन द जुपिटर नोटबुक, राइट। तो फर्स्ट फ्यू स्टेटमेंट्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, क्योंकि हम नोटबुक्स के अंदर एसक्यूएल का कोड रन कर रहे हैं, इसके लिए ये कुछ इनिशियल हमें कमांड्स रन करनी होती है, राइट। उसके बाद हम सारे देख लेंगे यहाँ से टेबल्स कौन से हैं। तो हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर हम नॉर्थविंड डेटाबेस से कनेक्टेड है और इसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं। तो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लास्ट टाइम देखा था, राइट। तो सिलेक्ट स्टार मतलब हमने देखा था सारे कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, राइट। तो ये कस्टमर्स टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स प्रेजेंट है जो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि आपके कौन से कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं कस्टमर, राइट, जर्मनी, मेक्सिको, जैसे ये कस्टमर है मेक्सिको, ये मेक्सिको के अंदर है, राइट। तो सिमिलरली ये चीज़ें तो रिपीट होंगी ना, एक कंट्री से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे भी जर्मनी आ रहा है नीचे और ये भी कस्टमर जर्मनी से है। बट आप चाहते हो कि ऐसे कौन से यूनिक कंट्रीज़ है जहाँ से आपके कस्टमर्स बिलोंग करते हैं। तो ये आप किस तरीके से देख करोगे, ये आप करोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, राइट। इसको फिर से देख लीजिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो कंट्री आपके कॉलम है, कस्टमर्स आपका टेबल है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिजल्ट आ रहा है विच मीन्स कि इतने कंट्रीज़ के आपके कस्टमर्स है, राइट। ये आप सीधा डेटा ऐसे फेच करके आपके बॉस को या फिर जो मैनेजर है उनको आप रिटर्न कर सकते हो कि देखिए दिस इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम वेयर आवर कस्टमर्स बिलोंग, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये तो हमने एक कॉलम को डिस्टिंक्ट किया, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि सिटी, कस्टमर एंड सिटी के यूनिक कॉम्बिनेशंस क्या है तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। तो इसको मैं एक काम कर देता हूँ दोस्तों आपके मतलब समझने के लिए। ये हम ऑर्डर बाय क्या होता है हम बाद में भी सीखेंगे, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाता है, राइट। तो मैं इसको ऑर्डर बाय कंट्री कर दे रहा हूँ, राइट। तो देखो आप अर्जेंटीना के अंदर एक सिटी, ऑस्ट्रिया के अंदर 2 सिटी से हमारे कस्टमर्स हैं, बेल्जियम के अंदर इतने, ब्राज़ील में देखो इतने सिटीज़ से हमारे कस्टमर्स बिलोंग करते हैं, राइट। सिमिलरली हम देख सकते हैं, देखिए फ्रांस के, तो फ्रांस एक कंट्री है, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट एक कंट्री, बट इसके अंदर कितने सिटीज़ है और ऐसे कितने यूनिक रिकॉर्ड्स है, मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली द रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कितने कंट्री एंड सिटी एंड उनके यूनिक कंट्रीज है, राइट। तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके यूनिक कॉम्बिनेशन निकाल रहे कंट्री एंड सिटी का, जो हमारे कस्टमर्स टेबल में रहेगा, राइट। और ये ऑर्डर बाय क्या होता है ये हम किसी और ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, विच इज़ नथिंग बट बेसिकली हमें चीज़ें सॉर्ट करनी है, राइट। देखो इसे ABCD से आ गया है ना कंट्री, तो इसलिए क्योंकि मैं कंट्री से मैंने ये किया। अगर सिटी से करता तो सिटी ABCD अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर होके आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली, राइट। देखिए दोस्तों अगेन हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं अगर प्रोडक्ट्स टेबल, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हमें पता है प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर हमारे ये सारे कॉलम्स प्रेजेंट है, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो जो
डिस्टिंक्ट कैटेगरी आईडी, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट की कुछ एक कैटेगरी है। तो ये कौन से कैटेगरी के, मतलब कितने डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, अब ये टेबल तो बड़ा टेबल है, राइट, बट कौन से कैटेगरीज हमारे पास प्रेजेंट है, अगर हमें ये देखना है तो हम इसको यहाँ से रन करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रोडक्ट्स, ये इस टेबल के अंदर कौन से डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कौन से कैटेगरी, सेट ऑफ कैटेगरीज है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 2, राइट। तो ये मैक्सिमम 8 तक हमें दिख रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इसमें प्रेजेंट है। वेयरएज हर प्रोडक्ट के सामने उसका कैटेगरी तो होगा ही जो प्रोडक्ट टेबल में होगा, बट कौन से सेट ऑफ कैटेगरीज है, कौन से यूनिक सेट ऑफ कैटेगरीज है, तो डिस्टिंक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर्स टेबल है, राइट। तो ऑर्डर्स टेबल, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉई आईडीज़ है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, राइट। ऑर्डर्स टेबल में क्या रहेगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस करे गए थे। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है, कौन से कस्टमर ने प्लेस किया था, उसका कस्टमर आईडी क्या है, कौन से एम्प्लॉय ने प्लेस किया था वो ऑर्डर, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन से दिन वो ऑर्डर प्लेस किया गया था, राइट। तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो हमेशा ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, राइट, सेट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट करके प्रिंट कर दिया, राइट। वैसे अगर हम इस टेबल को देखेंगे दोस्तों, देखो ऐसे ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है, इतने सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली कि हमने डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे फेच कर लिया है, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टेबल है और यहाँ पे शायद एलआईएस के एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे, राइट। हाँ, तो ये डेफिनेटली हम अभी एलआईएस से रिलेटेड थियरी देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट का तो आई होप आपको अभी क्लैरिटी आ गया होगा। दिस इज़ वेरी ईजी, राइट। ये डिस्टिंक्ट बहुत ही ईजी है एंड यहाँ पे आप यहाँ से देख के इसको समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे वो है एलआईएस इन एसक्यूएल। वो यूज़ होते हैं एज कीवर्ड से, राइट। देखो दोस्तों, ये इससे रिलेटेड ना इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकली भी देखना, आप इसको बहुत यूज़ करोगे किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी आप जब जा रहे हो। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ चेंज हो जाती है, बट या तो एज कीवर्ड का आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करोगे। तो एलआईएस क्या है? एलआईएस मतलब एक टेम्पररी नाउन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गर्ल है, राइट, जिसका नाम लेट से कुछ भी एक XYZ एक गर्ल है, राइट। अगर उसको घर पे फॉर एग्जांपल रानी के नाम से बुलाते हैं, राइट, उसके मॉम डैड उसको रानी के नाम से बुलाते हैं, तो उसका क्या हो गया? एलआईएस हो गया, राइट। तो सिमिलरली टेबल एंड कॉलम के नाम को भी अगर हम कोई और नाम देके बुलाए तो वो होता है उसका एलआईएस। एलआईएस का मतलब वही होता है कि एक और नाम किसी एक चीज़ का, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामू काका फॉर एग्जाम्पल है ना, अब हो सकता है कि उनका नाम एक्चुअल में रामकृष्ण हो बट उनको बुला रामू रहे हैं, राइट। दिस इज जस्ट फॉर ईज होने के लिए और थोड़ा क्लैरिटी आने के लिए, राइट। तो इसी तरीके से बात हो गई। नाउ एंड एलआईएस इज अ टेम्पररी नेम फॉर अ कॉलम और अ टेबल। तो ये टेम्पररी नेम एक कॉलम का भी हो सकता है या वो एक टेबल का भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू मेक आउटपुट मोर रीडेबल। ये आप इंटरव्यूअर को बताओ कि एलआईएस किस लिए यूज़ होता है, कि एक तो आउटपुट को मोर रीडेबल बनाने के लिए और सिंपली एक रेफरेंस देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हर बार हम किसी को रामकृष्णा या राइट इतना बड़ा नाम नहीं यूज़ करेंगे, इट्स जस्ट दैट रामू, राइट। तो कॉलम एलआईएस सिंटैक्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलआईएस नेम फ्रॉम अ टेबल नेम। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे सिलेक्ट तो कीवर्ड है, राइट, कॉलम नेम जो एक्चुअल टेबल में है, एज उसका एलआईएस है एंड उसका एलआईएस नेम। तो ये हो गया उसका सेकेंड नाम, तो ये हो गया उसका फर्स्ट नाम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रामकृष्णा एंड दिस इज रामू, राइट। तो सिमिलरली कॉलम के लिए भी इस तरीके से यूज़ होता है। ये देखा हमने। टेबल के लिए देखिए यहाँ पे सिलेक्ट राइट फ्रॉम, ये टेबल नेम है आपका, इसका एज कीवर्ड, ये टी हो गया उसका एलआईएस, तो टी डॉट कॉलम नेम, राइट। इस तरीके से ये आप देख सकते हो। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर क्लियर होगा और ये सारे यूज़ केसेस हम देखेंगे कि एलआईएस किस तरीके से हमें कैलकुलेटेड फील्ड्स में यूज़ होता है, किस तरीके से ये हमें स्पेस कैरेक्टर किस तरीके से हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे।
एक और एडिशनल चीज़ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखनी है कि एंड एलाइस ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी, मतलब वो क्वेरी रन हो गया तो नेक्स्ट सेल में बाद में वो कभी यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपको एक्चुअल कॉलम नेम को ही यूज़ करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब एक हमारे पास टेबल था शिपर्स, राइट। तो हमने देख लिया कि शिपर्स में ये 3 हमारे शिपर्स है, राइट। तो हम, और दोस्तों इसको हमेशा ना आप मतलब इमेजिन करिए, इट्स नॉट कि ये चीज़ दी है एंड आपको फैक्ट्स नहीं लर्न करना है, आपको उसको समझना है, राइट। तो आपकी एक कंपनी है जिसके अंदर कुछ शिपर्स है जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिप करते हैं, राइट। बेसिकली कुरियर सर्विस आप बोल सकते हो। तो ये सारी कुरियर सर्विसेज आप यूज़ करते हो। नाउ अगर आप चाहते हो इस शिपर आईडी को आप सिर्फ आईडी की तरह देखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, सिलेक्ट शिपर आईडी एज आईडी फ्रॉम शिपर्स। तो ये आईडी करके यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, राइट। अगर मान लो आप आईडी की जगह और कोई और नाम देना चाहते हो, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल आप देना चाहते हो कुरियर, राइट, कुरियर अंडरस्कोर आईडी। तो मैं अगर ये दे दूँ तो देखिए यहाँ पे इसको कुरियर आईडी की तरह ये ट्रीट कर रहा है, राइट। तो क्या हुआ, शिपर्स, अगर मैं सिंपली शिपर्स को लिखूँ तो जैसे एज अगर मैं नहीं लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कट करके अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, शिपर आईडी जैसे ओरिजिनल टेबल में शिपर आईडी उसी की तरीके से ही आ रहा है। बट अगर मैं शिपर आईडी को किसी और नाम से बुलाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको कुरियर आईडी करके भी दिखा सकता हूँ, सो दैट जब ये प्रिंट होके आएगा इसका आउटपुट, ये कॉलम का नाम कुरियर आईडी दिखाएगा, ना कि शिपर आईडी। और यही कंसेप्ट है एलाइस का, वेरी सिंपल। अब इसके और एग्जाम्पल हम क्विकली देख लेते हैं, देन दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कैसे था, शिपर आईडी एंड शिपर नेम, ये हमारे ओरिजिनल कॉलम्स है इस टेबल के अंदर। जैसे शिपर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो शिपर आईडी एंड शिपर नेम आर द ओरिजिनल कॉलम्स। नाउ हम क्या कर रहे हैं, शिपर आईडी को आईडी बोल रहे हैं, शिपर नेम को नेम बोल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहेगा, सिलेक्ट शिपर आईडी एज आईडी कॉमा शिपर नेम एज नेम फ्रॉम शिपर्स, राइट। फ्रॉम ये एक टेबल का नाम है, राइट। तो ऐसे इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा डिवाइड करके देख सकते हो, तो ये भी और बेटर समझ आता है। जैसे सिलेक्ट दिस इज अ कीवर्ड, फर्स्ट कॉलम इज शिपर आईडी एज आईडी, शिपर नेम एज नेम, राइट। तो ये आईडी आएगा और यहाँ पे नेम आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी एंड नेम आ चुके हैं, राइट। और शिफ्ट एंटर से मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक सप्लायर्स टेबल है जिसके अंदर सप्लायर नेम, सिटी एंड कंट्री करके 3 कॉलम्स है। अब आप मान लो इस सिटी को सिटी नहीं दिखाना चाहते हो, सप्लायर सिटी लिखना चाहते हो फॉर क्लैरिटी, कंट्री को सप्लायर कंट्री लिखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि यहाँ पे सिटी और कंट्री दिखे, भले ही वैल्यूज वही फेच होंगी टेबल्स के अंदर से। तो आप कैसे करोगे, सप्लायर नेम सिटी, इसके आगे देखो मैंने एज नहीं लिखा है, एज सप्लायर आईडी मैं लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा। क्या ये रन होगा, तो ये हो रहा है रन, राइट। इससे क्या समझ आता है कि हमेशा एज कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट इस कॉलम के आगे हम लिख सकते हैं, जैसे मैं एज लिखूं तो भी ये रन होगा, एज नहीं लिखूं तो भी ये रन होगा। तो मैंने सिटी को सप्लायर सिटी बोला है, कंट्री को एज सप्लायर कंट्री बोला है, राइट। इसको अगर और क्लैरिटी से आप देखना चाहते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इट्स बेटर कि आप क्वेरी को ब्रेक करके चीज़ों को समझें, राइट। तो ये जो पूरी क्वेरी है, आप देखो पहले सिलेक्ट कीवर्ड आएगा, पहला आया सप्लायर नेम, इसको कोई एलएस यूज़ किया कि हमने नहीं, तो ये यहाँ पे सिर्फ सप्लायर नेम आ रहा है। नेक्स्ट है कॉलम सिटी, सिटी को हमने एक एलआईस यूज़ किया सप्लायर सिटी, वेरेज हमने यहाँ पे एज नहीं लिखा है फिर भी उसने ले लिया। तो आप ये समझोगे एसक्यूएल की जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे माई एसक्यूएल है, ओरेकल एसक्यूएल डीबी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एमएस एक्सेस है, राइट। तो इसके अंदर आप जब भी क्वेरी रन करोगे एसक्यूएल का, तो आप देखोगे कि कहीं पे ये एज लिखना ज़रूरी है, बहुत से इसमें नहीं है। जैसे अगर बिग क्वेरी आप यूज़ कर रहे हो गूगल का ऑन क्लाउड, राइट, तो वहाँ पे भी ऐसे एज कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखो नहीं लिखो वो चीज़ ऑप्शनल है, राइट। तो शिफ्ट एंटर से यहाँ पे रन कर दिया, तो ये सप्लायर नेम, सप्लायर सिटी, सप्लायर कंट्री, राइट, 3 चीज़ें यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम एलाइस को यूज़ करके इस टेबल को और रीडेबल बना रहे हैं कि ये सप्लायर नेम है और सप्लायर की ही इंफॉर्मेशन है, सिटी एंड कंट्री, राइट। सिमिलरली अगर देखो ये हो गई एक यूज़ केस, रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है। दूसरा यूज़ केस है कि कैलकुलेटेड फील्ड्स, जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था ना, तो एलाइसिस आर यूजफुल इन कैलकुलेटेड फील्ड्स
जो ये पॉइंट है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है और किस तरीके से यूज़ होता है। अब देखिए आपके एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम का, तो प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ तो ये मैजिक कमांड की तरह होगा, %% SQL। इसके क्या होता है, नोटबुक को समझ आता है कि आप एक इस सेल के अंदर पाइथन का कोड नहीं है, एक SQL कमांड है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, शिफ्ट एंटर से रन कर दिया। तो प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल में। यहाँ पे प्राइस है, मान लो आप डजन की प्राइस देखना चाहते हो, राइट। यहाँ पे जो भी चीज़ है आप डजन में परचेस करना चाहते हो, तो ये तो यूनिट प्राइस है, राइट। एक यूनिट की चाय की 18 रुपीज़ प्राइस है, बट एक डजन की अगर चाय लो फॉर एग्जाम्पल कप, राइट, 12 सेट ऑफ कप्स चाय की कितना प्राइस होगा, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो सिलेक्ट स्टार किया, मतलब सारे कॉलम्स तो आने ही चाहिए। तो देखो जितने वहाँ पे कॉलम्स थे इतने कॉलम्स आए हैं, बट एक प्राइस इंटू 12 कर दिया, राइट। प्राइस इंटू 12, तो ये 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 आप करके देखो 216 आएगा। 19 मतलब हर वैल्यू को 19 मल्टीप्लाइड बाय 12 228। तो इस तरीके से प्राइस इंटू 12, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डजन प्राइस फॉर अ डजन ऑफ दैट आइटम और दैट प्रोडक्ट, राइट, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी आया है। तो स्टार के बाद भी आप देखो कॉमा दे सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने स्टार के बाद प्राइस कॉमा ये किया है, प्राइस इंटू, और यहाँ पे भी आप एज लिख सकते थे क्या, हाँ इसको भी आप एज लिख सकते थे, राइट। अगर आप 10 की वैल्यू चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स का कितना वैल्यू होगा, और यहाँ पे जस्ट आप 10 प्राइस कर दो फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे मैं 10 आइटम का प्राइस कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 10 प्राइस आ रहा है, और ये सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है हर चीज़ को, राइट। दिस इज़ ईजी टू विजुअलाइज। तो ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे 10 प्राइस, राइट। आप आपके एंड पे भी इसको रन करके देख सकते हो कि किस तरीके से हम ये, और ये क्या हुआ, ये है कैलकुलेटेड फील्ड, क्योंकि प्राइस इंटू 10। तो 10 प्राइस क्या है, 10 प्राइस ऐसा कोई ओरिजिनल कॉलम नहीं है टेबल में, कोई ओरिजिनल कॉलम है क्या 10 प्राइस, नहीं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पे 10 प्राइस आ गया है, राइट। तो ये एलाइज है और इसी तरीके से ये आता है। नो नेक्स्ट और एक पॉइंट हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखा कि एलाइसिस विद अ स्पेस कैरेक्टर, राइट। तो ये किस तरीके से आएगा, मतलब अगर मान लो आप किसी चीज़ को एलाइज देना चाहते हो इस तरीके से, अवर प्रोडक्ट प्राइस, तो ये तो स्पेस आ गया ना इसके अंदर दोस्तों, तो स्पेस तो अलाउ करेगा नहीं कॉलम का नाम देने के लिए, राइट। एक आपका कॉलम नेम है प्रोडक्ट नेम, राइट। दूसरा कॉलम है आपका दूसरा कॉलम है प्राइस विच इज़ देयर इन द प्रोडक्ट्स, राइट। हमने देख लिया यहाँ पे प्राइस नाम का भी एक कॉलम है, राइट। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं प्राइस को, हम बोलना चाहते हैं और प्रोडक्ट प्राइस फॉर एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे ये और प्रोडक्ट प्राइस आया। क्या होता कि अगर ये इसके अंदर नहीं होता तो क्या ये रन होता था, तो देखो ये बोल रहा है नहीं, ये सिंटैक्स एरर देगा, राइट। बोल रहा है कि देखो यहाँ पे सिंटैक्स एरर है और पहले उसको ठीक करो। तो ये किस तरीके से ठीक होता है आपको जानना है, हमेशा इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अदर ऑप्शन क्या है कि अगर आपको ऐसे स्पेस के साथ अगर किसी एलाइज बनाना हो तो यहाँ पे देखो ये डबल कोट्स में अगर दे दिया तो भी ये चीज़ काम करेगी, जैसे प्रोडक्ट नेम एंड अवर प्रोडक्ट प्राइस। आई होप ये भी कंसेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया है। सिंपली 2-4 ही कंसेप्ट्स पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा एग्जाम्पल के साथ बहुत ईजी करके आपको एक एक चीज़ को समझाऊँ, राइट। तो हमने ये देख लिया। अब सिमिलरली कॉलम्स को आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि कॉलम्स के लिए भी एलआईसी यूज़ होता है, तो देखो यहाँ पे कस्टमर के लिए एच सी करके एलआईसी है, और यहाँ पे सी डॉट कस्टमर नेम सी डॉट सी टी, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं, सीधे सीधे ही तो हम कस्टमर नेम एंड सिटी लिख सकते थे। बट एलआईसीज कहाँ पे यूज़ होते हैं देखो दोस्तों, और स्पेसिफिकली इन केस ऑफ टेबल नेम्स का जब हम एलआईस बनाते हैं टेबल के लिए तो वो यूज़ होता है जॉइंस में। अब हमने जॉइंस पढ़े नहीं है, हम वो आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल एंड रेफरेंस मैंने ये चीज़ यहाँ पे दी है जो आप देख सकते हो, राइट। तो यही है दोस्तों आज का ट्यूटोरियल के लिए सारे प्रैक्टिकल्स। आप प्लीज़ 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 इसको आप अपने एंड पे एग्जीक्यूट करके देखिए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए, गिटहब पे जाके इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने एंड पे इसको रन करिए, राइट। खुद से कुछ ये क्वेरीज टाइप करके भी देखिए, दैट इज़ अगेन मोर बेनिफिशियल दैन जस्ट रनिंग, राइट। जैसे यहाँ पे कंट्री किया है तो आप यहाँ पे जाके सिंपली अपने एंड पे जाके सिटी सिलेक्ट कर लो, राइट। कौन से डिस्टिंक्ट सिटी है तो सिटी का लिस्ट आ जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट आप आपके एंड पे कर सकते हो, इसी से आपका
मतलब लर्निंग बेटर होगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें, बहुत से जगह पे ये चीज़ें पूछी जाती है, राइट। और एक चीज़ जो हमने प्रैक्टिकली पढ़ी लास्ट में, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। जैसे अगर कोई LIS हमने पहले यूज़ किया था ना, तो हम उसको बाद में दूसरे सेल में नहीं यूज़ कर सकते दो को। जैसे ये प्राइस अगर मैं दूसरे सेल में जाके ये यूज़ करूँ और प्रोडक्ट प्राइस तो नहीं होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे मैंने दिखाते हैं कि एन LIS ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी, राइट। वो जो ड्यूरेशन है उसी के लिए वो LIS रहता है, उसके बाद उस LIS का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। सिंपली अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इंटरव्यू में इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं एंड आई होप यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट एंड सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, एंड वी कैन एक्सप्लेन दैट विद एग्जाम्पल, राइट। सिलेक्ट क्या करता है, सारे वैल्यूज प्रिंट करेगा, चाहे रिपीटेड हो कैसे भी हो। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करेगा, यूनिक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लेके आएगा और उन्हीं को वहाँ पे वो प्रिंट करेगा। Now next, can we use distinct on multiple columns? Yes, definitely we can use distinct on a single column as well। जैसे हमने कंट्री पे करके देखा था तो ये डिस्टिंक्ट कंट्रीज है, और कंट्री एंड सिटी के ऊपर करके देखा था तो कंट्री एंड सिटी का डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन वो भी आ रहा था, राइट। तो ये क्या करेगा, यूनिक कॉम्बिनेशंस को प्रिंट करेगा। भरी कंट्री रिपीट होगा वहाँ पे, बट कंट्री के अगेंस्ट कंट्री एंड सिटी का कॉम्बिनेशन दोनों का कभी रिपीट नहीं होगा, राइट। ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलाइसिंग, राइट, कॉलम एंड टेबल्स। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम एलाइसिस। फर्स्ट थिंग, हम ये एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये हम रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हम मतलब शॉर्ट अपने कन्वीनियंस के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट, टेबल्स के लिए। और एक कैलकुलेटेड फील्ड्स भी हमने देखा, राइट, कैलकुलेटेड फील्ड्स में भी हम एलाइसिस यूज़ करते हैं। और ये मतलब हमें और स्पेस कैरेक्टर्स भी अगर यूज़ करने हैं कॉलम्स के नाम में तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, राइट, एलाइसिस को। एक्सप्लेन अ सिनेरियो वेयर यूजिंग एन LIS इम्प्रूव्स स्किल रीडेबिलिटी, हमने ये भी देखा है, राइट। फॉर एग्जांपल सप्लायर का सिटी एंड कंट्री दिया तो हमने सिटी को किया सप्लायर सिटी, तो थोड़ी रीडेबिलिटी इंप्रूव हुई। कंट्री को लिखा सप्लायर कंट्री, मतलब सप्लायर का कंट्री, इट्स नॉट द कस्टमर का कंट्री, राइट। चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है कि क्या ये कंट्री या सिटी सप्लायर का है कि कस्टमर का है। तो ये इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे इसको एलाइसिस को यूज़ किया है, राइट। एंड अगेन लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इज SQL अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नहीं, ये लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, ये सिलेक्ट यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कैसे भी लिखो, क्वेरी सही से रन होगी। इस L को मैं बीच में जाके अगर स्मॉल में कर दूँ तो भी ये रन होगा, राइट। इस सिलेक्ट को मैं पूरे सिलेक्ट को अगर स्मॉल में लिखो तो भी ये सही से रन होगा, विच मीन्स SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। अनटिल एंड अनलेस कि कोई चीज़ डबल कोट्स में आ रही है। तो ऐसे डबल कोट्स में हम जानते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं, या सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग्स होते हैं। तो अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू है, कुछ भी अगर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है, तो वो केस सेंसिटिव होगा, बट SQL एज अ लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें अभी समझ आई होगी, राइट। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस अपने देखे, प्रैक्टिकल हमने देखा, इसके कंसेप्ट भी हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किए, राइट। And again I will like request you to go and watch this movie, that how these people have worked very hard, fought for us, that we are living in such a privileged society, right। तो आगे भी अगर कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में तो किस तरीके से उनको सामना करना है, किस तरीके से उनको आगे जाना है, राइट। एक इंटरव्यू क्लियर करना है इंडिया जैसे कंट्री में भी, जहाँ पे लाइक सप्लाई डिमांड का पूरा इक्वेशन हिला हुआ है, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। स्टिल हम उसको ईजी बनाने का ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम आवर एंड। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करेंगी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग, बाय।